इसके अंदर हम लोगों ने ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, फ्लैक्स और ग्रिड ये टॉपिक डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे यूज़ ऑफ क्लासेस कि क्लास को किस तरह से यूज़ करना है। सो HTML क्लास एट्रीब्यूट, जैसे ही हम लोग अलाइन या फिर href एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं, उसी तरह से स्टाइलिंग के लिए आपको क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करना है। या तो क्लास यूज़ होता है या फिर आईडी। क्लास और आईडी में डिफरेंस क्या होता है कि क्लास को हम लोग मल्टीपल एलिमेंट पर असाइन कर सकते हैं, बट आईडी क्या होता है, यूनिक होता है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट वगैरह कभी इन फ्यूचर अप्लाई करना होता है अपने एलिमेंट में, उस कंडीशन में हम लोग आईडी के साथ जाते हैं। तो जैसे कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोई एक वेबसाइट अगर हम लोग बना रहे हैं ना, तो नैब बार एक ही हो सकता है उसमें। ऐसे तो नेविगेशन 2-3 बार होगा एक वेबसाइट में, तो नैब बार क्या हुआ, यूनिक हो गया उस केस में, तो वो चाहिएगा अपना आईडी के साथ। इसी तरह से अगर आप कोई स्लाइडर वगैरह उसके अंदर बना रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि वो आप आईडी के थ्रू बनाएं या फिर क्लास के थ्रू बनाएं। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग दोनों के थ्रू काम कर सकते हैं। जैसे किसी फॉर्म के फील्ड को आपने हैंडल करना है, तब आपको आईडी का इस्तेमाल करना होगा। तो अभी एग्जांपल आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल हम देखेंगे क्लास। The HTML class attribute is used to specify a class for an HTML element. अब जैसे एलिमेंट क्या है हमारे पास, div, और हम इसको एक क्लास यहाँ पर असाइन करें विच इज सिटी, जो कि हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है हेड सेक्शन में। यहाँ देख सकते हैं हेड सेक्शन में हमने स्टाइल टैग के अंडर इसको डिफाइन किया हुआ है। इसको आप कोई भी नेम दे सकते हैं, बट हमने यहाँ पर सिटी नेम इसको इसलिए दिया क्योंकि हम लोग यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ जो भी आपको लगता है अपने कंटेंट को डेकोरेट करने के लिए लगाना है, जैसे कि बैकग्राउंड में कलर, टेक्स्ट का कलर, बॉर्डर, मार्जिन एंड पैडिंग। अब ये चीज़ आपको क्लियर है कि क्या होता है। सो यूजिंग द क्लास एट्रीब्यूट, अच्छा हाँ, मल्टीपल HTML एलिमेंट कैन शेयर दी सेम क्लासेस। जैसे कि हम लोग यहाँ पर सिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने सभी को एक ही क्लास ऑफर की हुई है। सो यूजिंग द क्लास एट्रीब्यूट, the class attribute is often used to point to a class name in a style sheet. It can also be used by a JavaScript to access and manipulate elements with the specific class name. So in the following example, we have 3 div elements with a class attribute with the value of city. All of the 3 div elements will be styled equally according to the city style definition in the head section. अगर हम इसका आउटपुट देखते हैं यहाँ पर ब्राउज़र में, तो ये कुछ हमें इस तरह से डेकोरेट होकर मिलेगा। ठीक है, तो जहाँ पर हमने अपना डिव एलिमेंट को बैकग्राउंड कलर, डिव के अंदर जो हमारा टेक्स्ट कंटेंट है उसका टेक्स्ट कलर, डिव के अराउंड बॉर्डर, मैटर के अराउंड पैडिंग, डिव के अराउंड मार्जिन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें क्रिएट की हुई हैं। तो ये किससे पॉसिबल हुआ, जो आपने यहाँ प्रॉपर्टी डिफाइन की हुई है। ठीक है, सिटी क्लास। So in the example above, we have 2 span elements with a class attribute with the value of note. Both span elements will be styled equally according to the dot note style definition in the head section. So जैसे कि आप यहाँ देखिए, ध्यान रखिए, जब भी आप कोई क्लास बनाएंगे, डॉट मैंडेटरी है। ठीक है, तभी वो क्लास के रेफरेंस में होगा, और ये नेम कुछ भी रख सकते हैं हम लोग, बट कोशिश करें मीनिंगफुल। जैसे कि हम यहाँ सिटी के बारे में बात करें, तो हमने क्लास का नेम सिटी रखा हुआ है। तो यहाँ हम लोग कुछ नोट कराने की बात करें, तो हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई है नोट, और हमने यहाँ पर लिखा माई इम्पोर्टेंट हेडिंग। तो क्या होगा, इम्पोर्टेंट का कलर या फॉन्ट साइज जो आपने यहाँ सेट किया होगा, वही आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने वाला है। एंड अगेन इन पैराग्राफ दिस इज सम इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। तो यही स्टाइल आपको यहाँ पर भी मिलेगा, देखिए इस तरह से। So the class attribute can be used on any HTML element. The class name is case sensitive. अगर आपने अपर केस में डिफाइन किया है तो अपर केस, लोअर केस में डिफाइन किया है तो लोअर केस। मेक श्योर करेंगे कि अगर आपकी क्लास का नेम 2 वर्ड का है, तो वहाँ पर हाइफन या अंडरस्कोर कुछ भी चला सकते हैं, बट हाइफन की प्रैक्टिस बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर अगर अलग अलग इन तीनों को क्लास देना चाह रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं सिटी लंदन, सिटी ओस्लो, सिटी रोम। तो आप यहाँ पर 3 क्लास बना सकते हैं। हो सकता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो तीनों में डिफरेंट डिफरेंट कलर हो, उस केस में।
Next, multiple classes. HTML elements can belong to more than one class. To define multiple class, separate the class name with a space. Example, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं क्या है, क्लास एट्रीब्यूट, फर्स्ट क्लास का नेम लाइक सिटी एंड सेकंड क्लास का नेम विद स्पेस आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से आप मोर देन वन, आप जितनी भी क्लास लगाना चाहते हो आप स्पेस मेंटेन करते जाइए और मल्टीपल क्लासेस को बाइंड करते जाइए। द एलिमेंट विल बी स्टाइल्ड अकॉर्डिंग टू ऑल दीज क्लासेस स्पेसिफाइड। तो जैसे कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया सिटी एंड मेन, अगर हम लोग इसका आउटपुट चेक करते हैं यहाँ पर तो हमने क्या डिफाइन किया, सभी के लिए सेम स्टाइल था बट हमने लंदन के लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर रखा हुआ है। कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, कोड में चेक करेंगे यहाँ पर, ये देखिए ये मेन है, हमने इसको मेन ऑफर किया तो लंदन का टेक्स्ट क्या हुआ, मिडिल में आ गया हमारा इस तरह से। तो इस तरह से आप एक से ज़्यादा क्लासेस लगा सकते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंट एलिमेंट्स कैन शेयर सेम क्लास, डिफरेंट HTML एलिमेंट कैन पॉइंट टू द सेम क्लास नेम। So in the following example, both H2 and P point to the city class and will share the same style. So जैसे कि आप यहाँ देखेंगे H2 पर भी city का क्लास है एंड पैराग्राफ पर भी है, ठीक है। तो दोनों अपने साइज के हिसाब से, जैसे हेडिंग का साइज बड़ा होता है तो वहाँ पर आपको थोड़ा ये ब्रॉड दिखाई देगा, पैराग्राफ का साइज स्मॉल होता है तो आपको थोड़ा स्लीक साइज में दिखाई देगा। बट अगर आप चाहते हो कि आपकी क्लास भले से सिटी दोनों जगह पर लगा हुआ है बट हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक एलिमेंट पर ही हो, सो अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए लिख दिया कि p डॉट सिटी तो सिर्फ पैराग्राफ पर एप्लीकेबल होगा, हेडिंग पर फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आप यहाँ पर एलिमेंट का नेम भी बता सकते हो, दिखाते हैं एग्जांपल, कॉपी, कंट्रोल O, डू नॉट सेव, URL कॉल करेंगे यहाँ पर और हमने यहाँ पर क्या मेंशन किया, p डॉट सिटी। तो P क्या हो गया, एलिमेंट, पैराग्राफ। अब सिटी की क्लास चाहे भले से दोनों पर है बट ये एप्लीकेबल सिर्फ पैराग्राफ पर होगा। ट्राई करके देखो, है ना। इसी तरह से अगर हमने यहाँ डिफाइन किया H2 तो ये सिर्फ हेडिंग पर होगा, पैराग्राफ पर नहीं होगा। बट अगर आपने इसको डॉट के साथ डिफाइन किया इस तरह से तो ये सभी के ऊपर अप्लाई होगा जहाँ जहाँ भी आपने इसको डिफाइन किया होगा। जैसे कि अगर हम इसी क्लास को बॉडी में भी कॉल करते हैं, लाइक क्लास को हमने यहाँ लिखना है सिटी, अब क्या दिखता है, एंटायर बॉडी का कलर, ठीक है। अब जब एंटायर का आपने चेंज कर लिया फिर हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से क्लास को आप शेयर कर सकते हैं। तो समझ के कीजिएगा इस चीज़ का इस्तेमाल कि कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। चलिए नेक्स्ट, यूज ऑफ द क्लास एट्रीब्यूट इन जावास्क्रिप्ट। एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे हम लोग। द क्लास नेम कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय जावास्क्रिप्ट टू परफॉर्म सर्टेन टास्क फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट। सो जावास्क्रिप्ट कैन एक्सेस एलिमेंट विद a specific class name with the get elements by class name। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी क्लास का रेफरेंस क्या दिया है, सिटी। अब ये देखिए क्या है, स्क्रिप्ट टैग। जावास्क्रिप्ट को हम लोग स्क्रिप्ट टैग में डिफाइन करते हैं। एक हमने फंक्शन बनाया है जिसका नेम है माई फंक्शन। फंक्शन नेम कुछ भी हो सकता है, जो भी आप डिफाइन करना चाहें। एक वेरिएबल, जैसे कि आप लोग मैथमेटिक्स में कोई भी सम सॉल्व करते हो तो क्या करते हैं, प्रपोज नेम चूज करते हैं, कुछ भी, है ना, एक्स वाई। तो हमने यहाँ पर एक अपना वेरिएबल डिफाइन किया एक्स और हमने यहाँ पर अपने एलिमेंट को पास किया जावास्क्रिप्ट के अंदर जिसका नेम है सिटी। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने एक फॉर लूप यहाँ पर रन किया है। हमने बोला है कि i की वैल्यू 0 रहे, i इज लेस देन, अगर यहाँ पर हम लेंथ निकालना चाह रहे हैं कि कितनी बार हमने सिटी क्लास को यूज़ किया है तो उसकी लेंथ को गेट करो और लूप को अंदर इंक्रीमेंट करते जाओ। क्या करो, सबका डिस्प्ले नन कर दो। डिस्प्ले नन क्या होता है, यानी कि आपका एलिमेंट हाइड हो जाएगा। रन करो यहाँ पर, जैसे हम लोग हाइड एलिमेंट पर क्लिक करेंगे, जितनी जगह पर भी आपका क्या था सिटी क्लास, सबका डिस्प्ले एक ही बार में नन। तो ये होता है इंटरेक्टिव। इधर देखो, उससे क्या पूछ रहे हो, पूछो नहीं तो उधर मत देखो ना। जब बात इधर चली तो इधर देखो, साइड में देख के क्या फायदा होगा, वो थोड़ी ना हेल्प करेगा एग्जाम में। क्या क्या मतलब है, उसे खुद नहीं समझ आ रहा अभी। अब बताओ, टेंशन मत ले, ये आएगा नहीं तेरे पेपर में, ये एडवांस है। तुम्हारे कोर्स में जावास्क्रिप्ट नहीं है, तुम्हें HTML पर ध्यान देना है और तुम्हारा HTML बहुत बेसिक वाला आएगा।
नेक्स्ट, आईडी एट्रीब्यूट। एक चीज बताओ, लास्ट क्लास घर जाके कुछ बनाया या नहीं, प्रैक्टिस वैक्टिस किया था? चलो अभी चेक करेंगे क्लास के बाद। क्या क्या दिक्कत परेशानी फेस की आप लोगों ने? याद कर लेना तब तक, अभी आधे घंटे फ्री होता है। चलिए, आईडी एट्रीब्यूट की बात करेंगे। The HTML ID attribute is used to specify a unique ID for an HTML element. अब ID को आप अपनी डेली लाइफ से कोरिलेट कर सकते हो, जैसे कि सभी का आधार ID क्या होता है, यूनिक होता है, डिफरेंट होता है ना? तो इसी तरह से जब हम लोग कोडिंग के अंदर बात करते हैं तो ID किसी यूनिक एलिमेंट के लिए हमें अगर डिफाइन करना है, जैसे कि हेडर, मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था, तो इस तरह की यूनिकनेस के लिए आपने इस्तेमाल करना है। सो यू कैन नॉट हैव मोर देन वन एलिमेंट विद द सेम आईडी इन एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर आप एक से ज़्यादा एलिमेंट को सेम नेम अगर असाइन करोगे आईडी में, तो फिर आपको रिजल्ट्स इनअप्रोप्रिएट मिलेंगे, सही रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, खासकर तब जब आप उसके साथ जावास्क्रिप्ट को इंगेज करोगे। ठीक है, so using the ID attribute, the ID attribute specifies a unique ID for an HTML element. The value of the ID attribute must be unique within the HTML document. The attribute is used to point to a specific style declaration in a style sheet. It is also used by JavaScript to access and manipulate the element with the specific ID. Manipulate मतलब कि मान लीजिए कि जैसे मेरा कोई एलिमेंट है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी देखिए एक वेबसाइट है। अब वेबसाइट अगर डेस्कटॉप मोड में तो नैब बार ठीक है, बट मोबाइल में तो इतना एरिया नहीं होता ना, तो ये मैनिपुलेट हो गया। देखो मोबाइल मोड के हिसाब से ये क्या है, जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, देख रहे हैं ना नैब बार, अब मैंने क्लिक किया ओपन हुआ इस तरह से, वापस क्लिक किया तो ऑफ हो गया। दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। तो ये काम कैसे कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर ब्राउज़र को इस तरह से रिसाइज कर लें और प्रेस करें यहाँ पर F12 और आपके इस एलिमेंट पर आ जाते हैं और यहाँ से चलो रिस्पॉन्सिव ऐसे कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ध्यान से देखें, ये क्या है आपका टॉप बार, यानी कि जो ब्लैक वाला पार्ट है, इसके नीचे क्या है हमारा टॉप नैव, यानी कि नेविगेशन बार। अब क्या होगा, यहाँ पर एक आईडी दिखाई दे रहा है आपको, आईडी क्या है, माई टॉप नैव। इसी को मैं जावास्क्रिप्ट में हैंडल कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर ट्रिगर के ऊपर इसको हैंडल किया हुआ है और मैंने क्या बोला, जैसे मैं इसको क्लिक करूँ यहाँ पर एक क्लास ऐड कर दूँ, तो देखो आप जैसे क्लिक करते एक रेस्पॉन्सिव क्लास ऐड हो रही है। दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। अब ये काम आप HTML CSS में नहीं कर सकते, इसके लिए जावास्क्रिप्ट आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इसको ऐसा समझो कि भाई आपने घर बना दिया बहुत बढ़िया शानदार एकदम, HTML हो गया, उसके ऊपर आपने एकदम बढ़िया सा ये सारा पेंट जॉब वगैरह कर लिया, पूरा डेकोरेट कर दिया, इसके अंदर वायरिंग वगैरह सब इंस्टॉलेशन कर दिया, सब कुछ ओके है, बट लाइट अप करने के लिए तो वो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना, वो जावास्क्रिप्ट है। समझ गए ना? तो जब तक जावास्क्रिप्ट नहीं होगी तब तक आपकी वेबसाइट में फंक्शनैलिटीज नहीं होगी। तो जावास्क्रिप्ट ही वो पार्ट है जिससे वेबसाइट में एक लाइफ आती है। जैसे हमने शायद पहले भी एग्जांपल देखा है कि अगर आपका यहाँ पर ये शेक हो रहा है इस तरह से, या फिर अगर आपके स्लाइडर्स मूव हो रहे हैं इस तरह से, या फिर अगर ये ड्रॉप डाउन्स आपके वर्क कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम लोग ये क्राउजल्स चला पा रहे हैं इस तरह से, ये सब क्या है, जावास्क्रिप्ट। इससे जावास्क्रिप्ट उसकी वापस ले लो, देखो ये डेड हो जाती है वेबसाइट। V8 इंजन आ गया हमारा, ठीक है। सिक्योरिटी, क्लिक ऑन बैक, कंट्रोल, जावास्क्रिप्ट हमने यहाँ से किया ऑफ, और यहाँ एक बार जरा वेबसाइट को रिलोड तो करो और फिर देखो इसमें सब कुछ बंद हो गया। अब लग रहा है डेड प्रोजेक्ट है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। अगर आप ये चलाओगे भी आगे पीछे कुछ नहीं होगा, ना कोई कैटेगरी खुलेगी, ना कोई इमेज आएगी। ये CSS से बना तो ये काम कर रहा है आपका, नीचे आओगे ये काम नहीं करेंगे, नया डेटा नहीं आएगा, सब रुक गया। तो जावास्क्रिप्ट लाइफलाइन है एक तरह से HTML CSS के ऊपर, ये एक एक लेवल अप होती जाती है चीज़ें। चलिए वापस से इसको एक्टिवेट करते हैं, रिलोड करते हैं, देखो सब स्टार्ट हो जाएगा, डेटा आ गया और ये चलना स्टार्ट हो गया।
तो in the following example we have an h1 element that points to the id name my header. This h1 element will be styled according to the my header style definition in the head section. तो id के लिए आप यहाँ लिखते हैं हैश, ठीक है, और बाकी जो भी आप स्टाइलिंग css में करते हो सेम सारी चीज़ें यहाँ भी काम करेंगी और आप इसका आउटपुट देखेंगे, ये देखिए इस तरह से स्टाइल हो चुका है. बट अभी यहाँ पर आईडी से कुछ आप अचीव नहीं कर रहे हो, बस आपने एलिमेंट को यूनिक बना दिया. हाँ, अगर कल को आपको लगता है मुझे इसमें जावास्क्रिप्ट को इंगेज करना है तब ये काम करेगा. अभी के लिए कोई बेनिफिट आपको इसका खास नहीं मिलेगा. अब द आईडी नेम जैसे कि क्लास में होता है केस सेंसिटिव होता है. द आईडी नेम मस्ट कंटेन एट लीस्ट वन कैरेक्टर, कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर एंड मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेस, टैब एटसेट्रा. यानी कि इसके नेम में स्पेस नहीं हो सकता. हाइफन वगैरह लगाना है लगा सकते हो, बट आईडी के नेम में कोशिश करें कि नहीं लगाना है. अगर आपको जावास्क्रिप्ट के लिए चलाना है तो आप इसको कैमल केस में बनाओ, यानी कि पहला वर्ड के सभी लेटर स्मॉल, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल. नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, बट अगर आपको टू वर्ड का डिफाइन करना है, मोर देन वन वर्ड या मोर देन टू वर्ड, तो अब आप इस तरह से लिखेंगे इसको, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल. अब डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी को समझते हैं, ठीक है. अ क्लास नेम कैन बी यूज्ड बाय मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट व्हाइल एन आईडी नेम मस्ट ओनली बी यूज्ड बाय वन एचटीएमएल एलिमेंट विद इन द पेज. यानी कि एक पेज में एक ही आईडी एक नाम का हो सकता है, टू टाइम आप उसको डिफाइन नहीं करेंगे. सो जैसे कि हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं माई हेडर, ये हमारा यूनिक है, हम सिटीज़ के लिए इसको बता रहे हैं, और जितनी भी सिटीज़ हैं उनको स्टाइल कर रहे हैं हम लोग क्लास के थ्रू, इस तरह से, ठीक है. तो ये काम आप क्लास में भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखें अब जावास्क्रिप्ट अगर आप इस पर लगाना चाहोगे, जो कि मैं आगे दिखा दूंगा प्रैक्टिकल एग्जांपल, तब आपको इसका अच्छे से रोल समझ में आएगा. या जैसे मैंने अभी आपको ये नेविगेशन चला के दिखाया था एग्जांपल में. नेक्स्ट आता है आपका बुकमार्क. अब जैसे क्या है कि नोटिस करें, जिंदा नोट रखिए, एक वेबसाइट ले लेते हैं. अब यहाँ पर अगर आपको किसी भी सेक्शन में जंप करना है, लाइक लेट्स से टेस्टिमोनियल में आपको आना है, ठीक है, तो हम लोग कहाँ आ गए, टेस्टिमोनियल के पार्ट. अबाउट को क्लिक किया हमने, अबाउट में आ गए हम लोग इसके, है ना. तो ये भी आईडी के थ्रू ही हो रहा है. इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, HTML बुकमार्क्स विद आईडी एंड लिंक्स. तो जैसे आप देखते हो इसको हम लोग यहाँ बुकमार्किंग बोल रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा आसान हो. आपने देखा कुछ ई बुक्स आती हैं PDF, जब आप उसके TOC पर आते हो, टेबल ऑफ कंटेंट या TOI में, टेबल ऑफ इंडेक्स, जैसे जिस चैप्टर पे क्लिक करते हो पर्टिकुलर चैप्टर पे आप पहुंच जाते हो, है ना. कुछ वही चीज़ है. तो HTML bookmarks are used to allow readers to jump to specific part of a web page. Bookmarks can be useful if your page is very long. ठीक है, जैसे कि ये पेज काफ़ी लेंदी है, अब यूज़र को ऐसे स्टेप बाय स्टेप स्क्रॉल करना पड़ेगा. हमने उसको शॉर्टकट यहाँ पर डिफाइन करके दिया हुआ है कि वो कॉन्टैक्ट में जाना चाहता है, सर्विस में जाना चाहता है, होम पर जाना चाहता है, वो कहीं से भी क्लिक करके बहुत इजीली जा सकता है. या फिर इसका एक और एग्जांपल देखो, अरीना एनिमेशन इंडिया. इस वेबसाइट में कुछ यही प्रैक्टिस है. आप कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट का पेज आ गया यहाँ पर, इसमें कोर्स इवेंट्स, है ना. तो जितनी भी सिंगल पेज साइट्स होती हैं वो बुक मार्किंग से बनती हैं, जो प्रैक्टिस सीखने जा रहे हैं आप. टू यूज अ बुक मार्क you must first create it and then add a link to it. Then when the link is clicked, the page will scroll to the location with the bookmark. So जैसे कि हमने यहाँ पर H2 में ID इक्वल टू हमने क्या सेट किया, C4 बोले तो चैप्टर 4, ठीक है. Then add a link to the bookmark, jump to chapter 4 from within the same page. तो href में आप क्या लिखेंगे, #C4. तो #C4 इसके साथ कम्युनिकेट करेगा, ठीक है. चलिए रन करेंगे एग्जाम्पल. अब देखो चैप्टर 4 जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, जब भी आप जंपिंग की बात करते हैं तो पेज के अंदर काफ़ी स्क्रॉलिंग होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन चैप्टर 4 हमारा क्या हो रहा है, सेम पेज पर ही दिखाई दे रहा है. तो पहली चीज़ कि अगर आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो देखो चैप्टर 4 पर आ चुका है इस तरह से. अगर आप चैप्टर 10 की बात करेंगे, देखो चैप्टर 10 पर आ चुका है. अगर आपके पेज में नीचे स्क्रॉलिंग नहीं होगी तो ये काम नहीं करेगा, ध्यान रखना. क्योंकि हमने क्या समझा इसके बारे में, अगर पेज की लेंथ बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग पेज आपने बनाया, तभी हमने इसको ट्राई करना है.
तो देखो चैप्टर 4 पे जैसे आप क्लिक करते हैं यूआरएल पे क्या लिखा रहा है, फाइल का नेम डॉट एचटीएमएल हैश C4। अगर आप चैप्टर 10 पर जाएंगे तो क्या लिखा रहा है, हैश C10। तो ये आपका इस तरह से लिंक होता है। कोड में देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ऊपर दो लिंक डिफाइन किए। 4 पर देखो आईडी C4 है, 10 पर आईडी क्या है, C10। तो जरूरी नहीं आप C रखो, मैंने मीनिंगफुल रखा है चैप्टर के हिसाब से। आपका जो भी टॉपिक आप उस हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। अपर केस लोअर केस कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है इसके लिए। नेक्स्ट बात करेंगे आईडी को जावास्क्रिप्ट में। Using the ID attribute in JavaScript, the ID attribute can also be used by JavaScript to perform some tasks for that specific element. So JavaScript can access an element with a specific ID with the getElementById method. So हमने यहाँ पर एक फंक्शन अपना क्रिएट किया है जिसका नेम है डिस्प्ले रिजल्ट। अगेन नेम यूजर डिफाइन होता है। आप यहाँ पर नेम को कैमल केस में रखेंगे, यानी कि फर्स्ट वर्ड की सभी लेटर स्मॉल, सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। देन हम यहाँ पर डिफाइन करें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नेम हमने क्या रखा था, माई हेडर। हम उसको क्या कहते हैं कि उसको चेंज कर दो, उसको मैनिपुलेट करो, उसको बोल दो हैव अ नाइस डे। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, हेलो वर्ल्ड को जब मैं चेंज टेक्स्ट से रिप्लेस करूँगा तो क्या हो गया, वो चेंज हो गया इस तरह से, है ना। अब ये काम HTML CSS से नहीं कर सकते आप, ठीक है। आप लिख कर डाल सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन मैनिपुलेट करना है उस वैल्यू को तो उसके लिए JS आपको चाहिए होती है। अब इसी एग्जांपल को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा आपको समझाने के लिए। कंट्रोल O प्रेस किया हमने, यहाँ पर हमने कॉल कर लिया इस तरह से। अब सपोज करें कि आपने ऐसे दो बनाए हैं, ठीक है। आपने सेम आईडी दो जगह पर दी हुई है, ठीक है, इस तरह से। चेंज टेक्स्ट पर क्लिक करो, क्या हुआ, एक ही बदला ना, दूसरे में कोई चेंज ही नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि आईडी एक ही बार असाइन हो सकती है किसी को, दोबारा लगाते रहो कोई फायदा नहीं उसका। समझ आ गया क्यों नहीं डिफाइन करना हमने, क्योंकि अगर देखो सीधी सी बात है, आज एक पर्सन है जो आपकी आईडी का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, तो सस्पेक्ट कौन बना, जिसने बाद में लिया। जिसके पास पहले से वो आईडी असाइन है वो सेफर साइड में रहेगा, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में कोई एक हरियाणा का केस हुआ था कि एक बंदा किसी फेमस यूट्यूबर की कार का नंबर अपनी कार पे लगा के घूम रहा था। तो बहुत इत्तेफाक की बात कि उसको अपने सामने अपनी गाड़ी का नंबर दिखाई दे रहा जाते हुए, अरुण पवार का। तो उसने वो उसका वो बनाया था और जाके उसकी पुलिस कंप्लेंट वगैरह करा दी थी। तो समझ गए ना, एक ही बार चल सकता है, दूसरी बार में अगर वो होगा तो काम नहीं करेगा, आपका ट्रिगर नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको इसका आईडी का बिल्कुल डे टू डे लाइफ से आपका एग्जांपल दिया है, ठीक है। आईडी यूनिक होती है हमेशा, चाहे वो आपका वोटर हो, आधार हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कार का नंबर हो, वॉट एवर जो भी चीज़ें आपकी नंबर में चलती है वो सेम नहीं हो सकती। नेक्स्ट हम इस फाइल में देख रहे हैं कि अगर हमें जैसे गूगल मैप वगैरह को इंटीग्रेट करना हो अपनी फाइल के अंदर तो वो किस तरह से आप कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर हमने अरीना एनिमेशन साउथएक्स को इंटीग्रेट किया हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, मैप्स डॉट गूगल पर आना है और जो भी लोकेशन आप एम्बेड करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ लिखा अरीना एनिमेशन प्रीत विहार, ये हमारी लोकेशन है। इस लोकेशन को हम ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्या देखते हैं आप, शेयर में आपको क्या मिलेगा, एम्बेड से आपने ये कोड कॉपी करना है और अपनी फाइल में लाके ऐड करना है, ठीक है। तो सॉरी, कॉपी एंड यहाँ पर 9 to 10:30 गूगल मैप एक्सटेंशन डॉट HTML। तो यहाँ पर हमने इसको बॉडी में कॉल कर लेना है इस तरह से। कुछ कॉपी किया था मैंने, क्या नहीं किया शायद, कॉपी HTML कॉल करिए।
फाइल को सेव करेंगे और इस गूगल मैप वाली फाइल को आपने ब्राउजर में ओपन कर लेना है। देखो आ गया, ठीक है। बाकी इसकी विड्थ वगैरह अगर आपने हैंडल करनी है तो इसके अंदर सारे एट्रीब्यूट्स दिए होते हैं जो आप कंट्रोल करना चाहते हो इसमें। जैसे मेरा देख रहे हो कुछ डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ पर हम आई फ्रेम के अंदर देख रहे हैं सोर्स, क्या लिखा रहा है यहाँ पर, विड्थ। सी एस एस आती है तो आप सी एस एस की हेल्प से भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे फिलहाल मैं यहाँ पर इसकी विड्थ रखना चाहता हूँ 100%, यानी कि स्क्रीन की फुल विड्थ, ठीक है। तो आसान है ना मैप लगाना, इस तरह से मैप लगा सकते हो। इसके बाद YouTube से कोई फाइल अगर आप अटैच करके ऐड करना चाह रहे हो, वो आप लोग ऑलरेडी करते आ रहे हो, बट फिर भी मैं दिखा देता हूँ। आपको आना है youtube.com और यहाँ से आप सर्च कर लें, जैसे कैप्टन अमेरिका एग्जाम्पल, और रिकॉर्डिंग रिज्यूम कर लेते हैं। तो मैप वाली फाइल पे ही मैं ऐड कर दे रहा हूँ। यहाँ पर हमने इसको कॉल किया, प्रेस करेंगे कंट्रोल एस, गूगल मैप में आके करेंगे रीलोड, ये देखिए, ठीक है। सो क्लिक करें यहाँ पर, ऐड हो गया। तो इस तरह से आप ये चीज़ें भी ऐड कर सकते हो। तो अगला टॉपिक जो है हमारा यही है, आई फ्रेम, जो भी हम लोग इस फाइल में यूज़ कर रहे हैं। आई फ्रेम का काम क्या होता है, किसी एक्सटर्नल सोर्स से डेटा लेकर आपकी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करना, ठीक है। An HTML iframe is used to display a web page within a web page. The HTML iframe tag specifies an inline frame. An inline frame is used to embed another document within the current HTML document. तो यहाँ पर इसका सिंटेक्स क्या होता है, iframe एलिमेंट क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर आपको डिफाइन करना है सोर्स, सोर्स में अपना URL पास कीजिए। आपको YouTube चलाना है, आपको गूगल चलाना है, जो गूगल नहीं चला सकते आप इसमें, क्योंकि गूगल मेन विंडो पे ही चलता है। पहले चल जाया करता था, लोग इसका मिसयूज़ कर लिया करते थे, तो वो अलाउड नहीं है। बाकी आप कुछ भी चलाओ, बैंकिंग की साइट आप नहीं चला सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग की वेबसाइट का लोग मिसयूज़ करते हैं, तो उसको भी अलाउड नहीं किया जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन, सो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू ऑलवेज इंक्लूड अ टाइटल एट्रीब्यूट फॉर द आई फ्रेम। दिस इज यूज्ड बाय स्क्रीन रीडर टू रीड आउट व्हाट द कंटेंट ऑफ द आई फ्रेम इज। तो यहाँ पर आपने टाइटल को ज़रूर से डिफाइन करना है। अब मान लो कि कोई पर्सन है जो आपकी साइट को विजिट कर रहा है, तो वो यहाँ पर क्या होगा, टाइटल स्क्रीन रीडर की हेल्प से रीड करके आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। सो आई फ्रेम के अंदर आप विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं। यूज द हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट्स टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ द आई फ्रेम, जो कि मैंने भी आपको मैप के अंदर चेंज करके दिखाया था, 100% है ना। तो अपना डिजायर साइज जो भी है वो अपने यहाँ पर पास करो। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डेमो अंडरस्कोर आई फ्रेम डॉट HTML, और अगर हम लोग यहाँ से इसको ओपन करते हैं तो ये देखो मैंने एक पेज बनाया हुआ है, ठीक है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ये पेज मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, ये देखिए। तो ये हमने एक पेज बनाया हुआ है, इस पेज को हमने क्या करा, आई फ्रेम के अंदर पास किया। ये देखो इसका फाइल नेम डायमंड अंडरस्कोर आई फ्रेम, और जितनी भी आप विड्थ और हाइट रखना चाहते हो वो अपना इसमें डिफाइन कर सकते हो। तो गूगल मैप भी आप इसमें कॉल करा सकते हो, यूट्यूब भी कॉल करा सकते हो, अपनी खुद की फाइल्स भी कॉल करा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। प्लस आप यहाँ पर इस तरह से विड्थ हाइट चेंज कर सकते हैं एट्रीब्यूट की हेल्प से, या फिर आप CSS यानी कि स्टाइल एट्रीब्यूट का भी यूज़ कर सकते हैं, और यू कैन ऐड द स्टाइल एट्रीब्यूट टू यूज द CSS हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टीज। सेम आउटपुट आप यहाँ से मिलेंगे। नेक्स्ट हमें आई फ्रेम का बॉर्डर अगर रिमूव करना है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं इस तरह से एक बॉर्डर क्रिएट हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, विद CSS यू कैन ऑल्सो चेंज द साइज स्टाइल, सॉरी यहाँ पर आपको लिखना है बॉर्डर, मैं नीचे आ गया थोड़ा। बाय डिफॉल्ट एन आई फ्रेम हैज ए border around it. To remove the border, add the style attribute and use the CSS border property none. तो अभी देखो उनको तो फ्लैटन हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट, with CSS you can also change the size, style and color of the iframe border. तो आप यहाँ लिख सकते हैं border 2 pixel solid red, तो देखिए इस तरह से पॉसिबल है। नेक्स्ट, iframe target for a link
तो ये भी किया जा सकता है। एंड आई फ्रेम कैन बी यूज एज द टारगेट फ्रेम फॉर द लिंक। जैसे भी क्या होता है, आप लोग टारगेट लिखते हो इक्वल टू डबल कोट में अंडरस्कोर ब्लैंक। अगर आप चाहते हो आपकी फाइल में से कोई भी लिंक अगर क्लिक हो तो वो किसी आई फ्रेम में खुल जाए, तो आपको आई फ्रेम का नेम जो है उसमें पास करना होगा। सो हमारे यहाँ पर आई फ्रेम का नेम क्या है, आई फ्रेम अंडरस्कोर ए। तो टारगेट में हमने क्या लिखा, आई फ्रेम अंडरस्कोर ए। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं चाहता हूँ इस जगह पर एक वेबसाइट ओपन हो जाए। मैंने लिखा विजिट ली वास्तु, और ये वेबसाइट देखो इस आई फ्रेम को रिप्लेस करेगी। आगे देखो इसमें वेबसाइट एक, हाँ, तो इस तरह से पॉसिबल है। नेक्स्ट, HTML JavaScript। JavaScript makes HTML pages more dynamic and interactive। एक डायनामिक और इंटरेक्टिव वेबसाइट अगर आपको बनाना है तो आपको जावास्क्रिप्ट लगाना पड़ेगा। विदाउट जावास्क्रिप्ट आप वेबसाइट को इंटरेक्टिव नहीं बना सकते। जैसे कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट काफ़ी इंटरेक्टिव है, बट देखा जैसे हमने जावास्क्रिप्ट हटाया तो क्या हुआ, ड्रॉप डाउन की फंक्शनिंग बंद हो गई, वहाँ पर क्राउजल्स आपके स्लाइड होने बंद हो गए, वहाँ पर नया कंटेंट आना बंद हो गया, इमेज की लोडिंग ऑफ होगी उसके अंदर। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट को आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक बटन देख रहे हैं, हमने इसका टाइप डिफाइन किया बटन ऑन क्लिक पर। हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एक हमारे पास एलिमेंट है जिसकी आईडी है डेमो। हम कहते हैं उसके अंदर आज की डेट को डिस्प्ले करो। तो हमने क्या यहाँ पर लिखा है, ट्रिगर क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम। तो रन करेंगे एग्जाम्पल। वैसे तो हमें पता है आज की डेट क्या है, लेकिन हम अपने पेज में दिखाना चाहते हैं। तो देखो सैटरडे अप्रैल 12 मैं यहाँ पर रिटर्न आ गया इसमें। ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि डेट एक यहाँ पर पहले से ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, उसकी हेल्प से पॉसिबल होता है। वैसे नोटपैड पे अगर आप काम कर रहे हैं, नोटपैड में अगर हम F5 दबाते हैं तो भी हमें करंट टाइम मिल जाता है कि अभी क्या चल रहा है। देखो 9:46 हो रहा था अभी थोड़ी देर पहले, अभी 9:47 हो गया है। तो यहाँ पर आप टाइम ले सकते हैं F5 से। बात करेंगे दी HTML स्क्रिप्ट टैग। HTML स्क्रिप्ट टैग इज यूज्ड टू डिफाइन अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, जिसको हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट। क्लाइंट साइड क्या होता है, अगर किसी वेबसाइट का कोड कंट्रोल यू करने पर जो भी आप देख रहे हैं वो होता है क्लाइंट साइड। अब सर्वर साइड क्या होता है, जैसे आपने कभी ऑनलाइन एग्जाम्स दिए होंगे तो कई बार मन में आता होगा ना कि कोड में जाके पीछे उसका आंसर ढूंढ ले, है ना, आंसर लेकिन मिलते नहीं। तो वो क्या होता है, सर्वर साइड होता है। तो कभी भी आंसर्स आपको पीछे नहीं मिलेंगे। आंसर्स तब मिलते हैं जब आप अपना पूरा क्विज सॉल्व कर लेते हो और फिर डेटा प्रोसेस होके आता है आपके पास। वो डिपेंड करता है जिसने क्विज डिज़ाइन किया है कि क्या वो उसके आंसर्स आपको रिवील करना चाहता है या फिर सिर्फ सही गलत बता रहा है आपको उसके अंदर। तो वो चॉइस होती है। तो हम भी आपका ऐसा कुछ एग्जाम करेंगे। चलिए, द स्क्रिप्ट एलिमेंट either contains script statement or it points to an external script file through the source attribute। so मैं एक एग्जांपल आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। अब ये अपना ही प्रोजेक्ट है तो हम इसके कोड में चलते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ देख रहे हैं, ये स्क्रिप्ट, ये क्या है, जावास्क्रिप्ट है, दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे .js। तो यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट की कुछ लाइब्रेरीज दिखाई देंगी। ये देखिए क्या दिखाई दे रहा है, स्क्रिप्ट और यहाँ पर src। तो ये सब फाइल्स क्या है, इसमें अटैच की हुई है प्रोजेक्ट के अंदर इस वेबसाइट को डायनामिक बनाने के लिए। ये होती है जावास्क्रिप्ट। जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं HTML ज़्यादा आसान है। अब इसके सामने HTML लगता है वो तो हिंदी है, ये सब ये क्या है, ऐसे है ना, इसमें तो एक भी शब्द नहीं जो हमने पढ़ रखा हो, कुछ अलग ही चल रहा है सब। इसलिए कहते हैं HTML ध्यान से सीखो, बहुत आसान चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगेन हम लोग एक एलिमेंट को मैनिपुलेट कर रहे हैं कि भाई इसके अंदर हेलो जावास्क्रिप्ट को पास कर दो जैसे पेज लोड हो। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पर हमने प्रेस किया कंट्रोल यू, पैराग्राफ है हमारे पास जिसका आईडी है डेमो, और हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट में बताया कि बिना किसी ट्रिगर के
डायरेक्टली इसको मैनिपुलेट कर दो। तो देखो बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ क्या है, ब्लैंक है ना, कुछ नहीं है उसमें। आउटपुट जब आप देखोगे पेज का तो वहाँ पर हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ मिलेगा आपको। पेज को रीओपन करेंगे, ये देखिए अब ये ऐसा साउंड कर रहा है जैसे कि किसी ने HTML भी लिखा हो, बट ये डायनामिकली JS से इंजेक्ट हो रहा है इसके अंदर। A taste of JavaScript. So here are some examples of what JavaScript can do. तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ये देखा, हम यहाँ पर चाहते हैं कि स्टाइलिंग भी हो जाए, तो यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे अब क्लिक करेंगे देखो हम पूरा पेज बनने के बाद उसके अंदर स्टाइल भी पास कर सकते हैं। कैसे किया, हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया। फंक्शन कब बनाते हैं, जब हमें उस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को कहीं पर रखकर फायर करना हो। हमने फायर किस पे किया, बटन के ऊपर किया। कैसे किया, ऑन क्लिक के थ्रू किया। फंक्शन का नेम बताया हमने, क्या बोला हमने कि ये जो ID डेमो है उसका स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज 25 पिक्सल करो, स्टाइल डॉट कलर रेड कर दो, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर येलो करो। CSS ही है ना, क्योंकि डोम मैनिपुलेशन जो होता है वो CSS से ही होता है, जो आपने अभी पढ़ रखी है बेसिक CSS। तो बेसिक हमने इसमें मैनिपुलेशन आपको करके दिखाया। ठीक है, तो आप सिंगल क्लिक में अपने डोम के ऊपर चीज़ों को अपडेट कर सकते हो। तो देखते हो टेक्स्ट जैसे कोई वार्डरिंग आती है रेड हो जाता है अपने आप, अगर सही जाता है तो ग्रीन आता है, तो वो सब जावास्क्रिप्ट होती है। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एट्रीब्यूट्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये हमारे पास एक बल्ब है ना, जैसे यहाँ पर क्या है, अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी तो बल्ब ऑन होगा या ऑफ होगा, अगर नहीं होगी तो नहीं होगा। अब जितना आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ये सब क्या है, HTML CSS है। अगर मैं इसको बोलूँ कि लाइट ऑन कर दो, है ना, तो ये क्या है, जावास्क्रिप्ट है। और हम किसने इसको ऑफ कर दो तो ये बंद हो जाता है ना। अब वो कुछ नहीं रहा, सिर्फ इमेज बदल रही है। हमें लग रहा है कि एक्चुअली जैसे बल्ब ऑन हुआ है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सब फर्जीवाड़ा है। देखो एंड यूजर को क्या पता कि हमने यहाँ पर 2 बल्ब रखे हुए हैं, एक ऑन करके एक ऑफ करके, बस सोर्स को तो चेंज कर रहे हैं हम लोग। तो क्या होता है, प्रेस करेंगे F12 और रिस्पॉन्सिव को ऑफ करेंगे, और यहाँ से इस एलिमेंट को हम लोग ट्रेस करेंगे। तो यहाँ पर अभी बाय डिफॉल्ट इमेज क्या लिखा रहा है, देखो ऑफ। जैसे मैं ऑन पर प्रेस करूंगा आप नोटिस करेंगे इमेज स्लैश ऑन हो जाएगा, हो गया ना चेंज। और वापस से अगर आप ऑफ का बटन प्रेस करेंगे तो ऑफ हो गया। मैनिपुलेशन। नेक्स्ट द HTML नो स्क्रिप्ट टैग। नो स्क्रिप्ट टैग वहाँ यूज होता है, या हम लोग भी लगा सकते हैं उसको। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है जिसने अपने कंप्यूटर में जावास्क्रिप्ट को डिसेबल किया हुआ है, और हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर जावास्क्रिप्ट लगा हुआ है। तो जैसे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में क्या हुआ कि जैसे हमने JS बंद किया सब बंद हो गया, लेकिन फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में एक कमी है जो उन्होंने बनाई है। उन्होंने डेवलपर ने ये ध्यान नहीं दिया कि अगर कोई जावास्क्रिप्ट को बंद कर दे, भूल गया वो, तो वहाँ पे कुछ तो लिखा आना चाहिए ना कि और जावास्क्रिप्ट इज डिसेबल्ड। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अगर जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड है तब तो आउटपुट होगा हेलो जावास्क्रिप्ट, और अगर नहीं होगा तो लिखाएगा सॉरी योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट जावास्क्रिप्ट, या कुछ भी जो भी मैसेज आप डालना चाहें। तभी क्या लिखा रहा है, हेलो जावास्क्रिप्ट। और मान लीजिए कि मैंने जावास्क्रिप्ट को बंद करके दिखाया लेकिन वो ऑन करना भूल गए, अब देखो मेरा जो कोड किया हुआ है वो मुझे बता देगा, चेंज हो गया ना अपना। तो अगर वर्किंग होगा तो डिफरेंट रिजल्ट होगा, नॉन वर्किंग होगा तो रिजल्ट डिफरेंट होगा। तो ये होता है नो स्क्रिप्ट। नेक्स्ट बात करेंगे फाइल पाथ। A file path describe the location of a file in a website's folder structure। जैसे कि आप लोग इमेज को डिफाइन करना सीखे गए हो, अभी भी है इमेज को किसी को अटैच करने दिक्कत आ रही है, अब क्लियर है ना सभी को। तो देखो अगर हमने इस तरह से लिखा तो इमेज क्या हुआ, जहाँ पर HTML फाइल है वहीं पर ही रखी हुई है। अगर हमने इस तरह से डिफाइन किया है तो यानी कि HTML फाइल्स के साथ में एक इमेजेस का फोल्डर है, उसके अंदर इमेज रखी हुई है। अगर इस तरह से हमने रखा हुआ है
तो ये रूट को बिलोंग करता है, यानी कि जब आप प्रोजेक्ट को लाइव लेके जाते हैं, डायनामिक बैकएंड के साथ बनाते हैं, तब आप इसको ट्राई करें अप्रोच को, अदरवाइज आपको स्लैश इमेजेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं डॉट डॉट स्लैश, तो यानी कि मैं पेरेंट फोल्डर की बात कर रहा हूँ, यानी कि मुझे फोल्डर से बाहर जाके इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, 2 डॉट लगाने का मतलब फोल्डर से बाहर जाना है। ठीक है, तो देखो सबका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है। द पिक्चर डॉट जेपीजी फाइल इज लोकेटेड इन द सेम फोल्डर एज द करंट पेज, यानी कि जहाँ पर HTML फाइल स्टोर है वहीं पर इमेजेस भी स्टोर है। द पिक्चर डॉट जेपीजी फाइल इज लोकेटेड इन द इमेजेस फोल्डर इन द करंट फोल्डर, यानी कि जहाँ पर HTML फाइल है वहाँ पर एक इमेजेस का फोल्डर है और उसके अंदर आपकी पिक्चर स्टोर है। ये क्या है, फाइल इज लोकेटेड इन द इमेजेस फोल्डर एट द रूट ऑफ द करंट वेब। वेब की बात आई ना, यानी कि ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन अपने प्रोजेक्ट को लेके जा रहे हैं, उस केस में आप स्लैश यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइल इज लोकेटेड इन द फोल्डर 1 लेवल अप फ्रॉम द करंट फोल्डर। तो इसका एक डेमो दिखाते हैं कैसे। वैसे आपको आगे शायद मिल जाएगा, वेट करें, नहीं होगा तो बना के दिखा देंगे। HTML file path. A file path describes the location of a file in a website folder structure. File paths are used when linking to external files like web pages, images, style sheets and JavaScript. Absolute file path ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर आप किसी वेबसाइट से पूरा पाथ लेते हैं और अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए फ़ोन की इमेज को कनेक्ट किया हुआ है। रिलेटिव फाइल पाथ. Relative file path points to a file relative to the current page. So in the following example, the file path point to a file in the images folder located at the root of the current web. वेब के ऊपर होगा तो यहाँ पर इस तरह से स्लैश मिलेगा। देखो ऑफलाइन में नहीं चल रहा ना, क्योंकि हम लोकल पर हैं। अगर कहीं लाइव होते जैसे xyz.com वगैरह, तो वहाँ पर हमारा ये इमेज डिस्प्ले हो जाता है। नेक्स्ट, ऐसी इमेज को अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे ट्राई करते हैं, तब आप देखेंगे इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो इन द फॉलोइंग एग्जांपल, द फाइल पाथ पॉइंट्स टू अ फाइल इन द इमेजेस फोल्डर लोकेटेड इन द करंट फोल्डर। नेक्स्ट एग्जांपल, इन द फॉलोइंग एग्जांपल, द फाइल पाथ पॉइंट्स टू अ फाइल इन द इमेजेस फोल्डर लोकेटेड इन द फोल्डर 1 लेवल अप फ्रॉम द करंट फोल्डर। क्लिक करेंगे यहाँ से, देखो फोटोग्राफ में रिवील हो रहा है, बट 2 डॉट का फंडा नहीं समझ में आया अभी भी। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे कोड को। नीचे आइए, ये देखिए यहाँ पर भी क्या लिखा है, पिक्चर्स डॉट जेपीजी। ठीक है, अब ये अगर हम यहाँ पर आते हैं, इमेजेस, लोकेशन कहाँ होगा, यस, और नीचे आइए, इसका हमने प्रैक्टिकल यहाँ किया है, URL कंट्रोल U। तो अभी यहाँ पर क्या लिखा है, इमेजेस स्लैश पिक्चर। तो हमें तो यहाँ पर डॉट वाला एग्जांपल बनाना है ना, जो हमने इधर अभी नोटिस किया था ये। तो इसको हमें कैसे चलाना है इसकी बात करते हैं। चलिए क्लोज करेंगे फाइल। इस एग्जांपल को टेस्ट करने के लिए आप यहाँ से रन करेंगे एग्जांपल, कॉपी करेंगे, नोटपैड में आएंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल O, ओपन। अब देखो ये हमारा फोल्डर है, आज 12 तारीख है। इमेजेस के अंदर ये हमारी फोटोग्राफ है, ठीक है, पिक्चर। अब अगर फोल्डर के अंदर है तो बिल्कुल ठीक है, बट हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो फोटोग्राफ है इस तरह से, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये फोटोग्राफ जो है एक लेवल अब कहीं बाहर रखी हुई है रूट पर। ठीक है, हमने यहाँ रख दिया इसको। फिलहाल मैं इसका नाम पिक्चर्स कर देता हूँ इस तरह से। अब तो नेम मिसमैच है ना, तो यानी कि एरर आना चाहिए। नेम को मैच करेंगे और यहाँ पर रीलोड करेंगे, तो दिखाई दे रहा है इसका क्या मतलब हुआ।
यानी कि जहाँ पर हमारी HTML फाइल है उस फोल्डर के बाहर है फोटोग्राफ, तो बाहर जाकर लिंक कराने के लिए आपको इस तरह से लिखना होता है। ठीक है, तो डबल डॉट लगाने से आप फोल्डर से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ये इसका परफेक्ट एग्जांपल है। चलिए इसको करेंगे क्लोज। नेक्स्ट, बेस्ट प्रैक्टिस की बात करते हैं। इट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस टू यूज रिलेटिव फाइल पाथ, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहाँ पर मैंने आपको फ्लिपकार्ट से ट्रिमर वाली फोटोग्राफ के अंदर समझाया था। ठीक है, so when using relative file path, your web page will not be bound to your current base URL. All links will work on your own computer localhost as well as on your current public domain and your future public domain. तो बेस्ट प्रैक्टिस आपकी होती है ये वाली और ये वाली। अगर ऑफलाइन है तो इसके साथ आप जा सकते हैं, ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में काम करेगा और ये सिर्फ ऑनलाइन में ही काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको इस वाली अप्रोच के साथ सिखाया काम करना। ठीक है, बात करेंगे हेड। The HTML head element is a container for following elements। जैसे कि हेड में अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, टाइटल, स्टाइल हम लोग कर चुके हैं, लिंक भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, क्या नहीं ट्राई किया अभी तक हमने, मेटा, स्क्रिप्ट एंड बेस। देखो स्क्रिप्ट अभी हम लोगों ने देखा था, जावास्क्रिप्ट का जो एक दो एग्जांपल देखा, तो स्क्रिप्ट टैग जो होता है जावास्क्रिप्ट का, वो आप हेड और बॉडी दोनों में ही चला सकते हो। ठीक है, दोनों ही जगह पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें आप हेड में पास कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। The HTML head element is a container for metadata, data about data, and is placed between the HTML and the body tag. HTML metadata is data about the HTML document and metadata is not displayed in your body. ये आपको बेसिकली टाइटल ही रिटर्न करेगा, यहाँ पर URL आपका रिटर्न आएगा, रेस्ट ऑफ जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वो SEO के पॉइंट से गूगल के बॉट्स या फिर जो रिमेनिंग बॉट्स होते हैं वो चेक करते हैं। मेटाडाटा टिपिकली डिफाइंस द डॉक्यूमेंट टाइटल, कैरेक्टर सेट, स्टाइल्स, स्क्रिप्ट एंड अदर मेटा इन्फॉर्मेशन। ये मेटा को आप उस मेटावर्स से कोरिलेट ना करें, वो मेटावर्स अलग है अपना। ठीक है, जो फेसबुक मेटा है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये मेटा डेटा हमारे पेज के जो SEO से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है उसके पॉइंट के लिए। The HTML title element defines the title of the document. The title must be text only and it is shown in the browser's title bar or in the pages tab. The title element is required the HTML document. The content of a page title is very important for search engine optimization, जिसको हम लोग in short बोलते हैं SEO. The page title is used by search engine algorithm to decide the order when listing pages in search result. The title element defines a title in the browser, provides a title for the page when it is added to favorite, displays a title for the page in search engine results. So try to make the title as accurate and meaningful as possible. तो जैसे कि जो भी आपका टाइटल होगा, जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया मीनिंगफुल, दिस टाइटल गोज हियर। तो ध्यान रखना है 60 कैरेक्टर लॉन्ग होगा इंक्लूडिंग वाइट स्पेस। 60 का 61 हो गया तो ये फेल हो जाएगा, आपके लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, ये फिर किसके लिए काम करता है, जिनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन। तो इन्हें SEO की आज की डेट में नीड नहीं है। दुनिया को पता है कि कुछ सर्च करना ऑनलाइन तो इन प्लेटफॉर्म पर जाओ। ठीक है, बट अगर आप कोई प्रोजेक्ट बिल्कुल स्क्रैच से डिज़ाइन कर रहे हो, आपकी पॉपुलैरिटी अभी नहीं है, तो उस केस में आप एल्गोरिदम को
बाईपास नहीं कर सकते हो। करोगे तो वेबसाइट का बेनिफिट नहीं होगा, आप फिर उसको वन ऑन वन व्हाट्सएप पर एक दूसरे को शेयर करके ही चलाओगे। तो कंटेंट बॉडी में आएगा, टाइटल आप यहाँ डिफाइन करेंगे। और क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ डिफाइन करनी होती हैं, आपको ध्यान रखना है कि लैंग्वेज को आपने ज़रूर से डिफाइन करना है। लैंग्वेज जैसे कि अगर हिंदी की कोई वेबसाइट होगी, फॉर एग्जांपल आजतक.com, ये आपकी हिंदी की वेबसाइट है, तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर कोड में क्या लिखा रहा है, लैंग्वेज में HI, बोले तो हिंदी, है ना। इंग्लिश में कोई वेबसाइट होगी तो वहाँ पर EN आपको देखने के लिए मिलेगा। मेटा डाटा कैरेक्टर सेट UTF-8, इसका काम क्या होता है, यूनिवर्सल टाइप फॉन्ट हम लोग इसको बोलते हैं, यानी कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा हम लोग कैरेक्टर एनकोडिंग कर सकते हैं। जितने भी आज की आप वेबसाइट में इमोजीज, स्पेशल कैरेक्टर जो भी आप देखते हो वो इसी के थ्रू आते हैं। इसका काम और क्या होता है, आप जैसे देखो जब भी आप कोई फॉन्ट इंस्टॉल करते हो ना, जैसे ये टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट है, अब देखो इसके अंदर इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट क्या कीबोर्ड पे तुम्हारे इतने बटन्स हैं तुम इतनी चीज़ें ट्राई कर सकते हो? कीबोर्ड को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उसके अंदर आपके अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक कीज़ ये अवेलेबल होती हैं, या फिर जो आपके बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वल, ये सारे कंट्रोल होते हैं। इसके अलावा एडिशनल आपके पास कोई और बटन नहीं होते। तो इन सब चीज़ों को कैसे यूज़ किया जाए, बाकी के जो रिमेनिंग आप फीचर्स यहाँ देख रहे हैं, इनको चलाने के लिए ही हमें UTF-8 की रिक्वायरमेंट आती है। अगर पेज में आपको कहीं लगाना पड़ जाए ऐसा कोई सिंबल, तो UTF-8 से ही वो आएगा। तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पर देखो एक स्ट्रोक लिखा रहा है Alt+0199, यानी कि इसका मतलब हुआ कि अगर मुझे ऐसा कुछ सी बनाना है तो आप नोटपैड में आएंगे और यहाँ पर जाके आप लिखेंगे Alt+0199, सॉरी, बन गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आप अवेयर नहीं हो उसके बारे में, धीरे धीरे आप समझ जाओगे आगे जाके। तो कीबोर्ड इतना ही नहीं जो आप देख रहे हो, इससे बहुत बड़ा होता है, लेकिन स्टैंडर्ड कीबोर्ड है ये आपके साथ। तो ये हो गया अपना सिंपल इस तरह से। नेक्स्ट हेड में हम लोग क्या पास कर सकते हैं, स्टाइल, ये स्टाइल वाला पार्ट भी हेड के अंदर आता है। नेक्स्ट अगर आपने कोई एक्सटर्नल CSS लिखा है तो वो भी आपका हेड में ही कॉल होगा, ठीक है। इसके अलावा CSS कहीं और कॉल नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पर इतना डिफाइन करने के बाद आप यहाँ पर ये देखिए इस फाइल में प्रेस करेंगे Ctrl+U, तो हमने स्टाइल कहाँ डिफाइन किया, हेड सेक्शन के अंदर। और आगे चलेंगे कि मान लीजिए आपने स्टाइल को एक्सटर्नल डिफाइन किया है, तब उस कंडीशन में इसकी फाइल ये भी हेड में ही कॉल होगी। ये हम लोग सीख चुके हैं, एक्सटर्नल इंटरनल इनलाइन। अगर आपको कोई मेटा इन्फॉर्मेशन लिखनी है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, या फिर जैसे हमें कोई कीवर्ड वगैरह डालने हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, जैसे आप देखेंगे मेटा नेम कीवर्ड, एनिमेशन, VFX, गेमिंग, 2D 3D, तो ये भी आपको हेड में ही कॉल करना होता है। द मेटा element is typically used to specify the character set, page description, keywords, author of the document, and viewport setting. The metadata will not be displayed on the page but is used by browsers how to display content on or reload page by search engine keywords and other web services. So ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लगाना ही लगाना है UTF-8, अदरवाइज आपके एनकोडिंग्स काम नहीं करेंगी। ये सर्च इंजन के लिए कीवर्ड्स हो गए हमारे इस तरह से, ये पेज का डिस्क्रिप्शन होता है, दिखा देते हैं लाइव, समझ में आएगा थोड़ा सा। जैसे कि हम यहाँ लिख रहे हैं साइट arenapv.hyperphp.com। अब आप यहाँ देखेंगे इसके नीचे 2 लाइनर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसको हम लोग कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं इस पेज के ऊपर, प्रेस करते हैं Ctrl+F। इस पेज के ऊपर ये टेक्स्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये टेक्स्ट आया कहाँ से, क्या लिखा है यहाँ पर मेटा नेम में, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पर हमने इसको डिफाइन किया हुआ है। वही सेम हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि मेटा नेम डिस्क्रिप्शन कंटेंट इक्वल टू, आपने जो भी आप चाहते हो कि जब आपका पेज सर्च हो तो क्या लाइन वहाँ पर दिखाई दे एंड यूज़र को URL के साथ में, ठीक है। तो जैसे कि इस वेबसाइट का हमने जो 2 लाइनर लिखा वो कहाँ था, ये टेक्स्ट कहाँ से आया, डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो भी आप प्रैक्टिकली देख रहे हो, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर ऑथर, अगर आप पेज के ऑथर के बारे में बताना चाहते हो, किसने बनाया है,
तो यहाँ पर आप नेम ऑथर, अरीना एनिमेशन, यहाँ पर अगर आप पेज को रिफ्रेश कराना चाहते हैं कि ये 30 सेकंड के बाद रिफ्रेश हो जाए तो यहाँ पर 30 की वैल्यू पास कर सकते हैं हम लोग। इसी तरह से यहाँ पर आप व्यू पोर्ट, ये ध्यान रखना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। अगर कोई वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हम लोग बना रहे हैं, जैसे कि इसी वेबसाइट की बात करेंगे जो भी मैंने आपको दिखाया था, तो आप नोटिस करें कि जब हम लोग ब्राउज़र को स्केल डाउन करते हैं तो ये रिस्पॉन्सिव हो जाता है अपने आप, ठीक है। और अगर हम उसको बड़ा करते हैं तो देखो चेंज हो जाता है हमारा लेआउट। तो कंट्रोल यू प्रेस करने पर आप क्या नोटिस करते हैं, सबसे टॉप में क्या लिखा हुआ है, मेटा नेम व्यू पोर्ट। तो व्यू पोर्ट वो टैग है जिससे आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होते हैं, और गूगल किसी वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस को इसी से चेक करता है। अगर आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव और ये टैग नहीं है तो पहली चीज़ तो रिस्पॉन्सिव काम नहीं करेगा, दूसरा गूगल आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा इस टैग की एब्सेंस में कि भाई आपकी वेबसाइट एलिजिबल नहीं है मेरे पास इंडेक्सिंग के लिए। सो एग्जाम्पल ऑफ मेटा टैग, आप जैसे जो मेजर है जिनका हमें ध्यान रखना है, UTF-8, व्यू पोर्ट, कीवर्ड, ऑथर, डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ें आप अपनी वेबसाइट के इसमें हेड में पास कर सकते हो। नेक्स्ट, सेटिंग द व्यू पोर्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द व्यू पोर्ट इज द यूजर विजिबल एरिया ऑफ अ वेब पेज, little varies with the device, it will be smaller on a mobile phone than on a computer screen. So you should include the following meta element in all your web page. This gives the browser instruction on how to control the page's dimension and scaling. The width equal to device width part sets the width of the page to follow the screen width of the device, which will vary depending on the device. So initial scale 1.0 part sets the initial zoom level when the page is first loaded by the browser. So here is an example of a web page without the viewport meta tag and the same web page with the viewport meta tag. तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने अपने इसी पेज को डेमोन्स्ट्रेट किया है स्क्रीनशॉट लेके। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर टेक्स्ट मेरा क्या आ रहा है, अगर व्यू पोर्ट नहीं है तो जूम आउट आ रहा है, बिल्कुल मोबाइल में पढ़ नहीं पा रहे ना हम लोग, बट इसी पेज को जब मैंने व्यू पोर्ट ऐड किया तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हो उसके अंदर। तो कैसे पॉसिबल है, विद द व्यू पोर्ट मेटा और विदाउट व्यू पोर्ट मेटा। चलो इस पेज को अगर हम लोग यहाँ से चेक करें रिस्पॉन्सिव फ़ोन के अंदर डाल के, तो देखो क्या हुआ, छोटा हो गया ना। बट अगर मैंने इस पेज में यहाँ से नोटपैड को ओपन किया इस तरह से, डू नॉट सेव, और मैं यहाँ पर जाके अपना ये व्यू पोर्ट मेटा एक्टिवेट कर देता हूँ, प्रेस करेंगे Ctrl+S, अब मोबाइल मोड में आओ तो कितना बढ़िया सा डेटा दिखाई दे रहा है। तो समझ आया ना, लगाने से क्या हुआ, डेटा का कोई मतलब ही नहीं रह गया वहाँ पर, ठीक है। फिर आप उसको जूम कर करके पढ़ोगे और ऐसे यूज़र का टाइम ख़राब नहीं होगा, फिर वो ऐसे लेफ्ट राइट करता रहेगा उसके अंदर। तो इसलिए हमें इसका ध्यान रखना है। तो ये जानबूझ के मैंने टेस्टिंग के लिए डिसेबल करके रखा हुआ है कि अगर बंद होगा तो रिजल्ट कुछ ऐसा होगा, है ना। तो प्रैक्टिकली समझ में आया, मैंने इसलिए कंपैरिजन के लिए आपके सामने रखा हुआ है। नेक्स्ट, स्क्रिप्ट, हम हेड में स्क्रिप्ट को भी पास कर सकते हैं। द स्क्रिप्ट एलिमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट राइट्स हेलो जावास्क्रिप्ट इनटू एन HTML एलिमेंट विद ID डेमो। तो जिस भी एलिमेंट का ID डेमो हो उसके अंदर ही इस मैटर को अपडेट करो। तो जैसे कि पैराग्राफ है, यहाँ पर हमने इसको रिप्लेस कर दिया हेलो जावास्क्रिप्ट के साथ। इसी तरह से यहाँ पर होता है HTML में बेस एलिमेंट। द बेस एलिमेंट स्पेसिफाइज द बेस URL एंड और टारगेट फॉर ऑल रिलेटिव URLs इन अ पेज। द बेस टैग मस्ट हैव ईदर एन href और अ टारगेट एट्रीब्यूट प्रेजेंट और बोथ। So there can only be one single base element in a document. So हमने यहाँ पर बेस href में कुछ इस तरह से अपना URL पास किया और टारगेट को हमने यहाँ पर ब्लैंक डिफाइन किया हुआ है और यहाँ पर हमने अपना कुछ इमेज वगैरह को पास किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे अभी हमारा इमेज वगैरह डिस्प्ले नहीं हो रहा है, बट अगर मैं यहाँ से सर्वर अप्रोच के साथ जाता हूँ जैसे कि VS कोड, तो आपको डेटा एक्सपीरियंस करने के लिए मिल जाएगा। अगर मैंने इसके चेंजेस ना किए, देखो ये होती है बैकएंड लैंग्वेज, है ना, जो PHP वगैरह जो होती है।
बार जरा इस फाइल का यूआरएल चेक करेंगे, क्या यूआरएल हमारा हमारा आ रहा है 127। अच्छा, लोकेशन हमारी गलत हो रही है, इसको करेक्ट कर लेंगे। लोकेशन है हमारी यस, ये अगस्त मंथ जिस बैच में कराया था उस डेट का बैच का डेटा आ रहा है। तो फाइल ओपन करेंगे बेस यूआरएल के लिए। यहाँ पर कॉपी दिस यूआरएल, ओपन योर नोटपैड, और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे अपना यूआरएल। और हमारा सर्वर चल रहा है किस आईपी पर, 127.0.0.1। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पर अपना अपडेट कर दिया बेस। आ गया डेटा। तो बेस यूआरएल जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक वो आपका डेटा चाहे वहाँ पर अवेलेबल हो उसको वो डिस्प्ले नहीं करेगा। तो बेस यूआरएल पास करना मैंडेटरी हो जाता है उस केस में, हर एक पेज के लिए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे लेआउट, यानी कि जहाँ से आप पेज का स्ट्रक्चर समझेंगे। तो आपके जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये पूछा जाएगा आपसे, इस टॉपिक को ध्यान से समझना, तो इसलिए डेडिकेटेड अलग से क्लास रखेंगे इसको। बाकी जो पढ़ा है वो बोनस है, ठीक है, बिना उसके तो यहाँ तक की जर्नी पूरी होगी नहीं। लेकिन आपका कोर्स ये कहता है जो डिग्री का कंटेंट है कि बस इतना पढ़ो। अब खाली 2 क्लास की तुम क्लास पढ़ो क्या सर ये क्या बहका दिया आपने, तो मज़ा नहीं आएगा ना उसमें। तो एक वेबसाइट को बनाने का स्ट्रक्चर ये होता है, जैसे हेडर, देन नेविगेशन, देन सेक्शन, साइड बार, फुटर, ठीक है, फिर से कुछ लुक एंड फील क्रिएट होते हैं। तो प्रॉपर आपको एक डिज़ाइनिंग करके दिखाएंगे हम कोडिंग के थ्रू, और आप लोग भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें बना के दिखाई हुई हैं इसमें, ये देखो पूरा स्ट्रक्चर है पेज का बेसिक। इसी तरह से ये हमारा डिफरेंट फ्लैक्स बॉक्स के थ्रू है। नेक्स्ट क्लास में मैंने फिर ग्रिड के ऊपर